Hello everyone, welcome back to the amazing platform of B2E Learning. I am Neha Agrawal and I am your zoology mentor. As you all know that we were going through the animal kingdom classification and then through the phylums of the animal kingdom. Now we have reached the phylum number 6, that is Annelida. आज start करने वाले हम अपने इस lecture में phylum number 6, that is Annelida, and as स्टार्टिंग विद दैट एज वी ऑलरेडी नो हम किस सीक्वेंस में चलने वाले। सबसे पहले हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे दैट वी ऑलरेडी नो थ्रू द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। एंड देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। देन वी विल गो थ्रू द थिंग्स गिवन इन एनसीईआरटी की कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। एंड देन थ्रू द डायग्राम्स ऑफ द एनसीईआरटी एंड विल कंप्लीट एनालिडा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एनालिडा से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिडा एनसीईआरटी कहती है बेटा, फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी कहती है कि एनालिडा का नाम एनालिडा क्यों पड़ा। देखो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे तुमको एनालिडा में, जिसमें तुमको ऐसे दिख रहा है छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसकी बॉडी में। इसकी बॉडी में भी ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है। तो इनकी बॉडी ऐसा लगता है रिंग्स से मिल के बनी हुई है, ऐसे कुछ सेगमेंट्स से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो एक्चुअली एनालिडा वर्ड आया बेटा एन्युलस से, एनुलस। ठीक है, लैटिन में इसका नाम है एनुलस, जिससे हमने एनालिडा डिराइव किया है। एनुलस का मतलब होता है रिंग्स। ठीक है, रिंग्स हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर सेगमेंट्स हैं और ये बेटा सेगमेंट्स ऐसे हैं जिसमें ऑर्गन का रिपीटेशन भी है, ट्रू सेगमेंटेशन देखी जा रही है, मतलब इसकी बॉडी में मेटामर्स प्रेजेंट है। याद करो, ट्रू सेगमेंटेशन जिसमें सेगमेंट बने होते हैं, टुकड़े बने होते हैं बॉडी में, एंड साथ में थोड़ी ऑर्गन की रेपिटेशन भी होती है, उसको मेटामेरिज्म कहते हैं। एंड दो सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटामर्स एज वेल। तो सेगमेंट है, मेटामर्स है, यानी रिंग्स प्रेजेंट है, और रिंग्स के स्टैक की वजह से ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। रिंग्स के लिए एक वर्ड यूज करते हैं एनालिडा, एनुलस, एंड उससे हमने डिराइव कर दिया एनालिडा। तो ये एनसीईआरटी से एक पोटेंशियल असर्शन रीजन क्वेश्चन है बेटा कि एनालिडा का नाम एनालिडा है क्योंकि इसकी बॉडी में रिंग्स प्रेजेंट है, इसकी बॉडी में सेगमेंट्स या मेटामर्स प्रेजेंट है। एंड फ्रॉम हियर यू ऑलरेडी नो वन बेसिक, दैट इज इसमें मेटामरिज्म इज प्रेजेंट। मेटामरिज्म इज प्रेजेंट। ठीक है, मेटामेरिज्म प्रेजेंट है, ये प्लस क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, मेटामेरिज्म पे बेटा ट्रू मेटामेरिज्म है इनके पास, मतलब इनके पास मेटामर्स या सेगमेंट्स होते हैं, और इनके पास जो मेटामेरिज्म है बेटा दैट इज कंप्लीट। इतना अच्छा मेटामेरिज्म है कि इनका नाम ही रख दिया हमने रिंग्स के नाम पे एनालिडा, क्योंकि इनके पास कंप्लीट मेटामेरिज्म है। ये बाहर से तो दिख ही रहे हैं सेगमेंट है, अंदर अंदर तक भी सेगमेंट प्रेजेंट है और ऑर्गन की रेपिटेशन प्रेजेंट है, जो हमने मेटामेरिज्म में अच्छे से सीखा है। दैट मीन्स इनके पास बेटा एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों टाइप की सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, यानी कि कंप्लीट सेगमेंटेशन है, ट्रू सेगमेंटेशन है, मेटामेरिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। ऑल्सो आप ऐसा मत बोलना एनालिडा को एनालिडा कहते हैं क्योंकि इनका नाम एनुलस से पड़ा है। दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन कि हमने इनका जो नाम है वो एक दूसरी लैंग्वेज के वर्ड एनुलस से डिराइव किया है, पर हम एनुलस या एनालिडा एक ही बात है, बस लैंग्वेजेस अलग अलग हैं। एनालिडा या एनुलस कहते क्यों है, बिकॉज ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, सेगमेंट्स या मेटामर्स से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, ये दो अलग क्वेश्चन है। तो ये असर्शन है और ये रीजन है। ठीक है, इसका रीजन इसको मत बना देना, एनुलस कोई रीजन नहीं है, एनुलस एक वर्ड है बस दूसरे लैंग्वेज में। ठीक है, तो एक तो ये हो गया बेटा कि एनालिडा के बारे में, उसका नाम कैसे डिराइव किया है हमने, कौन से वर्ड से और क्यों एनालिडा नाम रखा है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि इसमें मेटामेरिज्म प्रेजेंट है। अब हमने क्या क्या लिखना है इसमें, अब हमने लिखना है बेटा इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बताओ सिमेट्री लिखते हैं, नेक्स्ट बताओ जर्म लेयर लिखते हैं, है ना, ये सारी चीजें हम लाइन से लिखते हैं। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, सिलोम लिखते हैं। सिलोम के बाद नेक्स्ट क्या लिखते हैं बताओ, मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन लिखते हैं, तो वो हमने यहाँ पर कर ही लिया, दोबारा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेगमेंटेशन। एंड द नेक्स्ट वन इज नोटोकॉर्ड। ये 6 वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़े हैं। ठीक है, इसको भर लेते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गन सिस्टम चल ही चुका है, तब ऑर्गन सिस्टम चलता रहेगा, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा बेटा, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिमेट्री क्या चल चुकी है, बाइलेटरल दिख भी रही है डायग्राम में, तो क्या सिमेट्री होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी। थर्ड जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक चल चुका है, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक ही चलता रहेगा, तो यहाँ पर भी क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है। सिलोम यूसिलोमेट कंडीशन होती है, यूसिलोमेट कंडीशन होती है। और इसको पहले हमने जस्ट क्या पढ़ा था, एसके हेल्मिंथ में हमने स्यूडोसिलोमेट कंडीशन पढ़ी थी। यहाँ पर बेटा यू मतलब क्या है, ट्रू।
ट्रू, EU का मतलब होता है ट्रू, E मतलब एब्सेंट, EU मतलब ट्रू, ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। और बेटा ट्रू सिलोम तो फर्स्ट टाइम आई है कि नहीं? अभी तक तुमने ट्रू सिलोम कहाँ पढ़ी थी? या तो तुमने पढ़ा था सिलोम नहीं है, और या तुमने पढ़ा था सिलोम false सिलोम प्रेजेंट है। either सिलोम was absent up to platyhelminths और false सिलोम was present in SK helminth। फर्स्ट टाइम हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? ट्रू सिलोम देख रहे हैं, विच द सिलोम, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मीसोडर्म फ्रॉम ऑल साइड्स। ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। और आप यू सिलोमेट को ही सिंपली सिलोमेट भी कह सकते हैं कि इनके पास सिलोम है, या कह लो इनके पास ट्रू सिलोम है। अनटिल एंड अनलेस हमको बताया जाएगा कि ये फॉल्स सिलोम है, सिर्फ सिलोम बोलेंगे तो हम ट्रू ही सिलोम समझेंगे, ठीक है? तो आइदर सिलोमेट या यू सिलोमेट दोनों आप कह सकते हैं। सब बातें आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी पता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आते हैं सेगमेंटेशन। तो लिख ही लिया, प्रेजेंट है, कैसी प्रेजेंट है? कंप्लीट, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, मेटामेरिज्म इज प्रेजेंट एंड नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट बिकॉज ये क्या है? नॉन कॉर्डेट्स हैं। ये क्या है? हम नॉन कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं अभी, तो नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। ये इनके बारे में बहुत बेसिक बातें हो गई, ठीक है? अब हम आते हैं नेक्स्ट इनकी स्पेशल बातों पे, ठीक है? स्पेशल बातों पे आते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। डाइजेस्टिव सिस्टम हम कैसा करना स्टार्ट कर दिया है हमने कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। कैसा प्रेजेंट है बेटा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब माउथ प्लस एनस, दो ओपनिंग्स प्रेजेंट है फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फूड। फिर नेक्स्ट हमको करना होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमने स्टार्ट कर दिया था कहाँ से? एसके हेलमिंथ से। सॉरी, सर्कुलेटरी सिस्टम अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है। फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट लिख रहे हैं। फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट लिख रहे हैं। तो फिर बात आ जाती है कि कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन या क्लोज। याद करो हमने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एनालिडा और कॉर्डेटा में किया है। तो यहाँ पर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड रिमेंबर, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो है जिसमें कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जबकि ओपन में कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं। यहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर आप हीमोसील या हीमोलिम्फ वर्ड का यूज नहीं कर सकते, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है, ठीक है? और यहीं पर अपन क्या कर लेंगे? याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे जो हमने पहले किया है कि इसकी एक्सेप्शन भी होती है। अगर बेटा आपसे फाइलम पूछा जाएगा एनालिडा, तो आप बताएंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन अगर पूछा जाएगा ऑल मेंबर्स ऑफ एनालिडा हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, देन फॉल्स, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन होती है, दैट इज लीच, ठीक है? लीच इज हिरुडिनेरिया, ये भी लिखेंगे हम सारा कुछ। लीच में बेटा एक्सेप्शन होती है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यानी लीच के केस में आप हीमोसील वर्ड का यूज कर सकते हैं, दैट इज ब्लड फिल्ड बॉडी कैविटी, क्योंकि ब्लड सीधे बॉडी कैविटी में ओपन स्पेसेस में साइनसेस में आ जाता है। एंड ब्लड, उसकी ही ब्लड को हम क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ, विच इज कलरलेस, दैट इज वाई लिम्फ वर्ड यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर हम हीमोसील और हीमोलिम्फ ओपन में यूज करते हैं, लीच में यूज कर सकते हैं, इन जनरल नहीं बोल सकते, ठीक है? एंड नेक्स्ट विल बी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी तक एब्सेंट है बेटा, अभी तक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं आया है, अभी तक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं आया है, ठीक है? एब्सेंट है। चलिए ये चीजें अपन कंफर्म भी कर लेते हैं एक बार, आप वहां पे भी मार्क करते रहेंगे साथ में टेबल में। ये देखिए हम एनालिडा पढ़ रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम, बाइलेटरल, सिलोमेट और यू सिलोमेट एक ही बात है, ठीक है? segmentation is present, true segmentation and complete segmentation is present, complete segmentation। then digestive system complete है and circulatory system is present for the first time। देखो absent 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 absent, circulatory system is present for the first time and this is closed circulatory system। अगर फाइलम के बारे में पूछा जाएगा तो closed circulatory system बताएंगे। अगर अलग से आपको लीच पूछा जाएगा तब आप open circulatory system बताएंगे। and respiratory system is still absent। और इनका डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है? मतलब इनके पास एक अलग से, इनको बाकियों से अलग करने वाला फीचर क्या है? डिस्टिंक्ट करने वाला, बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स, ठीक है? बॉडी में सेगमेंटेशन होती है जैसे कि रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो यहां से हमने ये तीन चीजें और कवर कर ली, ठीक है? डन। अब आते हैं नेक्स्ट फीचर पे और इनके कुछ स्पेशल फीचर्स लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखते हैं बेटा इनका एक्सक्रीशन,
एक्सक्रीशन कैसे होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए होता है इनके पास बेटा एक स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज नेफ्रीडिया। क्या प्रेजेंट होता है? नेफ्रीडिया। इस नेफ्रीडिया को आप प्रोटोनेफ्रीडिया से कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेफ्रॉन अलग है जो हमारे पास है, नेफ्रीडिया अलग है जो एनालिड्स में आप पढ़ रहे हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया अलग था जो आपने प्लेटीहेल्मिन्थ्स में फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट, प्रोटोनेफ्रीडिया पढ़ा था। दिस इज नेफ्रीडिया। यहाँ पर आप फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट नहीं कहेंगे। नेफ्रीडिया भी बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। तुम बोलोगे मैम क्यों पढ़े, एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है, हम इतना याद नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये सारे नाम मिलेंगे, इसलिए एक लिमिटेड एक्स्ट्रा हमको पढ़ते हुए चलना है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंस्पायर्ड, ठीक है। तो नेफ्रीडिया 3 टाइप्स के होते हैं इनके पास। लिखिए क्या क्या। पहला होता है बेटा इंटेग्यूमेंट्री। इंटेग्यूमेंट्री मतलब, इंटेग्यूमेंट मतलब होता है बेटा स्किन, इनके स्किन में कुछ नेफ्रीडिया लगे हैं, वो एक्सक्रीशन करते हैं। दूसरा होता है बेटा सेप्टल नेफ्रीडिया। सेप्टल नेफ्रीडिया जो इनकी बॉडी में रिंग्स है, उसमें बीच बीच में जो दीवार है सेप्टम है उसमें लगे हुए हैं। एंड थर्ड वन इज फेरिंजियल, इनके फेरिंग्स में लगे हुए हैं, फेरिंजियल नेफ्रीडिया, ठीक है। फेरिंजियल, सेप्टल एंड इंटेग्यूमेंट्री, जिससे आपको ये पता चलता है, हर चीज लिंक करके याद करो ताकि कम से कम तुम्हें लर्न करना पड़े। जिससे आपको ये पता चलता है कि इनके पास फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके पास है नहीं, यानी फेरिंग्स इनके किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो यहीं पर डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐड कर लीजिए, वहां आपके नोट्स में जगह नहीं है, अगर आप साथ में ही लिख रहे हैं तो अलग से पॉइंट बना लीजिए। वेल डेवलप्ड muscular pharynx is present. Well developed muscular pharynx is present. and ध्यान से पढ़िएगा एनसीईआरटी में, अभी मैं भी आपको पढ़वाऊंगी कि ये जो pharynx है किसका पार्ट हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में वेल डेवलप्ड मस्कुलर pharynx भी इन्वॉल्व है, ठीक है। वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, एक्सक्रीशन पार्ट तक हो गया। अब हम इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ने वाले बेटा इसमें नर्वस सिस्टम भी पढ़ेंगे, ठीक है। नर्वस सिस्टम, इनमें जो नर्वस सिस्टम ऐसा नहीं कि एकदम से ब्रेन आ गया है बहुत अच्छा, लेकिन नर्वस सिस्टम बनने की स्टार्टिंग हो गई है। अगर बेटा नर्वस सिस्टम बनने की स्टार्टिंग हुई है तो तुम्हें बताओ नर्व कॉर्ड चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी। जैसे अपन के पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में किससे बना है? हमारी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हमारे पास एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर था, नर्व कॉर्ड। नोटोकॉर्ड तो अलग है, ये जो हम बार बार नोटोकॉर्ड लिखते हैं, ये जो नोटोकॉर्ड लिखते हैं दैट इज डिफरेंट, जिससे वर्टिब्रल कॉलम बनती है। हम नर्व कॉर्ड की बात करें जिससे नर्वस सिस्टम बनता है, तो नोटोकॉर्ड तो नहीं है इनके पास क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट है। बट अब हम बात कर रहे हैं नर्व कॉर्ड की। अगर नर्वस सिस्टम बन रहा है तो नर्व कॉर्ड होगी इनके पास, ठीक है। तो इनके पास एक तो बेटा क्या प्रेजेंट होता है? एक तो प्रेजेंट होता है इनके पास नर्व कॉर्ड। क्या होती है? नर्व कॉर्ड। देखो, लेकिन अपन जैसी नर्व कॉर्ड नहीं है इनके पास, डिफरेंट नर्व कॉर्ड है अपने पास। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से नहीं आती तो आप अभी टाइम पे सीखेंगे, परेशान नहीं होने का है। अपन ये टाइम पे सीखेंगे। नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड जहाँ जहाँ पर आता है मैं आपको टाइम पे बताती रहती हूँ। एंड आई हैव ट्राइड टू क्लियर दिस इन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एज वेल, बट स्टिल अगर वो क्लियर नहीं है तो भी हम नर्वस सिस्टम में भी सीखेंगे इसको, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड की बात करें, अपन में नर्व कॉर्ड कैसा होता है? सिंगल होता है। इनके पास डबल नर्व कॉर्ड होती है। नॉन कॉर्डेट है ना बेटा, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट की नर्व कॉर्ड अलग अलग होती है, इनके पास डबल नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है। अपने पास कैसे? डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, तभी तो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी डॉर्सल में। इनके पास वेंट्रल होता है, इनके पास वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ठीक है। अपन के पास नर्व कॉर्ड हॉलो है, इसीलिए तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी हॉलो है। ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंट्रल कैनाल है, बट इनका नर्व कॉर्ड सॉलिड है, ठीक है। सब कुछ अपोजिट, ठीक है। इनके पास डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड है, लेकिन है नोटोकॉर्ड तो नहीं होती नॉन कॉर्डेट्स के पास, लेकिन नर्व कॉर्ड हो सकती है, दिमाग हो सकता है। अपनी जैसा डेवलप्ड नहीं है, पर एक बेसिक दिमाग बनाने के लिए नर्व कॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो इनके पास नर्व कॉर्ड होता है, तभी तो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलो, दूसरा होता है बेटा इनके पास पेयर्ड गैंग्लिया। पेयर्ड गैंग्लिया,
गैंग्लिया याद है सभी बच्चों को? गैंग्लियन क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ सेल बॉडी। न्यूरॉन होती है ना, नर्व सेल, एक सेल नर्वस टिश्यू की, नर्वस सिस्टम की एक सेल न्यूरॉन, नर्व सेल, उसमें अगर हम सेल बॉडी का अगर एग्रीगेट बना देते हैं, गुच्छा बना देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? गैंग्लिया। तो पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं इनके पास। और तीसरी चीज होती है बात बेटा, लेटरल नर्व्स। लेटरल नर्व्स जो इन सबको आपस में कनेक्ट करती हैं। ठीक है, तो अपन ने ये तीन चीज याद रखनी है, इनके पास नर्वस सिस्टम में ये तीन चीजें होती है, नर्व कॉर्ड होती है, पेयर्ड गैंग्लिया होता है और लेटरल नर्व्स होती हैं। एंड ऑफ कोर्स ये डबल है तो ये भी कैसी हो गई? पेयर्ड हो गई। ठीक है, दोबारा पेयर्ड नहीं लिख रही हूँ, कहीं आप सोचे कि दो पेयर है, नहीं, एक पेयर, मतलब डबल है, मतलब एक पेयर, नंबर में दो हो गए। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं बेटा इनके लोकोमोशन के बारे में। अगला स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक उठाते हैं इनका, लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन कैसे होगा इनका? इनके पास लोकोमोशन के लिए सबसे पहले तो प्रेजेंट होती हैं इनकी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। ठीक है, इनकी बॉडी में कुछ लॉन्गिट्यूडनल लंबी लंबी लगी हुई मसल्स हैं और कुछ सर्कुलर मसल्स हैं, मतलब इनकी बॉडी राउंड है तो कुछ मसल्स तो ऐसे सर्कुलर में है और कुछ ऐसे लंबे लंबे में, दोनों तरह की मसल्स हैं इनके पास, पहली बात। और वो इनके लोकोमोशन में भी हेल्प करती हैं। प्लस मसल का काम होता है मूवमेंट करना, और अपन का जो पेरिस्टाल्सिस होता है या ईसोफेगस में, वो भी तो एक तरह की मूवमेंट है। ठीक है, तो इसी मसल की हेल्प से इनका गट पेरिस्टाल्सिस भी होता है। ठीक है, अगर गट पेरिस्टाल्सिस वर्ड आ जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं मिल जाए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, गट है इनके पास, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो गट पेरिस्टाल्सिस तो होगा ना, और गट पेरिस्टाल्सिस होगा तो कैसे होगा? मसल्स की तो हेल्प से होगा, और मसल्स इनके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों है। ठीक है, ये कुछ चेन में आप बातें याद रख सकते हैं। दूसरा लोकोमोशन हम आते हैं, उसके लिए इनके पास प्रेजेंट होता है बेटा एक स्ट्रक्चर, पैरापोडिया। कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? पैरापोडिया। अब हम कुछ चीजें सीखेंगे पैरापोडिया के बारे में। पैरापोडिया ये तो पता चल रहा है कि लोकोमोशन में हेल्प करने वाला है। किस में हेल्प करने वाला है? लोकोमोशन में हेल्प करने वाला है। ठीक है, पर ये किस में लोकोमोशन में हेल्प करता है? एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स में। किस में? एक्वेटिक एनालिडा, एक्वेटिक एनालिड्स में। ठीक है, जो एनालिड्स कुछ पानी में रहते हैं, कुछ एनालिड्स पानी में रहते हैं, ठीक है, उनमें हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल निरीस, निरीस एक एक्वेटिक एनालिड है। इससे आपको ये पता चलता है एनालिडा की एक एग्जाम्पल हो गई निरीस, और वो कहाँ रहता है? पानी में। इसलिए निरीस के पास क्या है? पैरापोडिया, जो कि किस में हेल्प करता है? निरीस के लोकोमोशन में। अच्छा, अगर कोई पानी में रहता है और पैरापोडिया उसके लोकोमोशन में हेल्प करता है, एक्वेटिक एनालिड्स के लोकोमोशन में हेल्प करता है, तो जब पानी में रहता है उसका लोकोमोशन है क्या? तैरना ही तो है, स्विमिंग करना ही तो है। तो किस चीज में हेल्प करता है बेटा? स्विमिंग में हेल्प करता है। पैरापोडिया हेल्प्स इन स्विमिंग। ठीक है, क्योंकि एक्वेटिक वाले में और उनका लोकोमोशन तो स्विमिंग होता है। प्लस बेटा ये लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, लेटरल अपेंडेजेस होते हैं। लेटरल अपेंडेजेस का मतलब ये है कि इनकी बॉडी मान लो ऐसे रिंग्स प्रेजेंट है, एनालिडा पढ़ रहे हैं तो रिंग्स तो प्रेजेंट है, तो इनके पास ये जो अपन पैरापोडिया पढ़ रहे हैं वो बॉडी में साइड में लगे होते हैं, ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये साइड में पैरापोडिया लगे होते हैं रिंग्स के, तो साइड्स के लिए वर्ड यूज करते हैं लेटरल। और ये अपेंडेजेस है क्योंकि ये इनके हाथ पैर का, स्विमिंग का, फिन्स का काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको लेटरल अपेंडेजेस कहते हैं। ठीक है, सो पैरापोडिया आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक एनालिड्स which helps in swimming or locomotion of the aquatic annelids. For example, it is present in Nereis, which is an aquatic annelid, and they are lateral appendages. इतना आपने याद रखना है। ठीक है, ये हो गया इनके पैरापोडिया के बारे में, यानी ये हो गया बेटा इनके लोकोमोशन के बारे में। एंड यहीं से हम कर लेते हैं कि इनका हैबिटेट क्या होता है। अभी बात आ गई ना एक्वेटिक वाली, तो हैबिटेट क्या होता है? ये एनालिडा जो होते हैं कुछ तो टेरेस्ट्रियल होते हैं, और कुछ एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में भी कुछ तो बेटा मरीन वाटर में रहते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, हर तरह के। राइट, कोई दिक्कत है इस बात में? कुछ एनालिड्स, सम आर पैरासिटिक एज वेल,
सम आर पैरासिटिक। देखो एसके हेलमिंथ और प्लेटी हेलमिंथ मेनली पैरासिटिक थे, उनके कुछ ही एनिमल्स ऐसे थे जो फ्री लिविंग थे, पर एनालिडा मेनली फ्री लिविंग है, उसके कुछ ही एनिमल्स हैं जो पैरासिटिक हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हैं इसमें लीच, फॉर एग्जाम्पल लीच। याद करो अभी एनालिड में जस्ट पीछे हमने क्या करा था कि लीच भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी लीच भी इसकी एक एग्जाम्पल है। और लीच बेटा पैरासिटिक होता है, पैरासाइट का काम करता है, ठीक है, ओके सबको इतनी बात। अब हम एक बार एनसीईआरटी में देखते हैं, हमसे कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा। अभी हमने रिप्रोडक्शन वाला पार्ट करना है उसके अलावा, और फिर हम क्या करेंगे, इसके डायग्राम्स देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, और इसके एग्जाम्पल्स की बहुत अच्छी एक टेबल भी तैयार करेंगे, ठीक है। देखो एनालिडा दे मे बी एक्वाटिक यानी मरीन एंड फ्रेश वाटर, यानी कुछ है जो मरीन वाटर में रहते हैं, कुछ है जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल कुछ है जो जमीन पे रहते हैं। फ्री लिविंग हो सकते हैं एंड समटाइम्स पैरासिटिक, यानी ज्यादातर, ये सेकेंड पॉइंट हो गया, ज्यादातर क्या है, फ्री लिविंग है, एंड समटाइम्स फ्यू आर पैरासिटिक लाइक लीच, ठीक है। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट और यूसिलोमेट, एक ही बात है एनिमल्स। देयर बॉडी सर्फेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट, डिस्टिंक्टली अलग अलग सेगमेंट आपको दिखाई देंगे, मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स। उन्हीं सेगमेंट्स को आप क्या कहते हैं, मेटामर्स, क्योंकि इनमें क्या देखा जा रहा है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखी जा रही है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड मतलब ऐसे सेगमेंट्स जिसमें ट्रू मेटामेरिज्म देखी जा रही है, ऑर्गन का रिपीटेशन देखा जा रहा है, टुकड़े तो दिख ही रहे हैं और एक्चुअल में ऑर्गन का रिपीटेशन भी है। सो मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मेटामेरिज्म वाली सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। एंड हेंस, और हेंस लगते ही अपने को पता है क्या मिल जाता है, एनसीईआरटी से पोटेंशियल असर्शन रीजन क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, हेंस लगते ही। एंड हेंस द फाइलम नेम एनालिडा, एंड और लैटिन में इसको ही क्या कहते हैं, एनुलस, मतलब लिटिल रिंग। एनुलस का मतलब लिटिल रिंग, छोटी छोटी रिंग्स, एनुलस से ही नाम मिला एनालिडा, और आपने एनालिडा नाम रखा हेंस क्योंकि इनके पास सेगमेंट्स होते हैं, मेटामर्स होते हैं। यानी बेटा इसमें आपका एनसीईआरटी में असर्शन रीजन क्या बनेगा कि फाइलम नेम एनालिडा असर्शन है, तो उसका हेंस के पहले जो लिखा है रीजन क्या है कि देयर बॉडी सर्फेसेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स। ये यहां से यहां तक बेटा क्या है, रीजन है। हेंस के पहले वाला रीजन और हेंस के बाद वाला असर्शन है, क्योंकि हेंस का मतलब इसलिए, ठीक है। अब आइए, दे पॉजेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स डन विच हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करती है। एक्वेटिक एनालिड्स लाइक निरीस, साइंटिफिक नेम है, यहां पर इटैलिक्स में लिखा है, आप स्ट्रेट लिखेंगे तो आप अंडरलाइन कर देंगे और एन तो कैपिटल रहना चाहिए, जीनस का नाम है। पोजेस लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेजेस हैं, क्या कहते हैं, पैरापोडिया, विच हेल्प इन स्विमिंग, यानी इनके लोकोमोशन में। अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट एक्सेप्ट फॉर लीच। नेफ्रीडिया, एक सिंगल में इसको आप सिंगुलर में नेफ्रीडियम कह सकते हैं। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, गैस ऑस्मो रेगुलेशन तो होगा ही साथ में, एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑफ कोर्स ऑस्मो रेगुलेशन हर जगह चलता रहेगा, ठीक है। ये आपको अंडरस्टूड है कि हमने एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन बोलते रहना है, ठीक है। नेफ्रीडिया से होता है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, ठीक है, पेयर्ड गैंग्लिया कर लिया, सिंगुलर में इसको गैंग्लियन कहते हैं, दो है इसलिए गैंग्लिया बोला है। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स, तो दूसरी चीज होती है इनके पास लेटरल नर्व्स। टू अ डबल, एक डबल यानी एक पेयर, एक बारी दो बोलना है, यानी एक पेयर हो गया, ठीक है। डबल यानी वन पेयर, अ डबल कोई भी डिटेल मिस नहीं करनी है, एक बार डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, यानी टोटल दो, टोटल वन पेयर। अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डबल है और वेंट्रल है, और हमने एक्स्ट्रा सीखा कि सॉलिड भी है। निरीस एन एक्वेटिक, अब अपने ने करना है रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक के सारे पॉइंट्स कवर है, फिर ये रिप्रोडक्शन के बारे में भी आपको बताती हूँ, प्लस एक अच्छी सी टेबल भी बनाते हैं साथ में। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, फिर इस पे टेबल बनाते हैं। और
ओके डन। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको साइड में शिफ्ट कर दिया है सो दैट हम यहाँ पर इसी पेज पे अच्छी एक टेबल बना ले। यहाँ से इसको ऐसे मार्क कर देती हूँ, हैबिटेट लिखा है यहाँ से। ठीक है, और वहाँ पर हमने लोकोमोशन सीखा था। अब हम एक टेबल बनाते हैं। चलो, ये हो गया आपके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। अभी एग्जाम्पल्स हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लोकोमोशन और हैबिटेट लिखा है, और ये हमने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक सीखे थे और एनसीईआरटी देखी थी। अब देखो, इसके एग्जाम्पल सीखते हुए कुछ और चीज़ें सीखेंगे। एनालिडा में बेटा 3 मेन एग्जाम्पल्स होती हैं। एनालिडा में 3 मेन एग्जाम्पल्स होती हैं। ठीक है, पहली अर्थवॉर्म, सब बच्चों को पता है। हमने स्टार्टिंग में जब फाइलम सीखे थे तो इस फाइलम का रिप्रेजेंटेटिव अर्थवॉर्म को लिया था। अर्थवॉर्म बेटा कॉमन नेम है, इसका साइंटिफिक नेम होता है फेरेटिमा। क्या नाम होता है? फेरेटिमा। तो आपको फेरेटिमा को अंडरलाइन करना जरूरी है, आप चाहे अर्थवॉर्म को अंडरलाइन करें या ना करें। फेरेटिमा का पी कैपिटल होगा, ये अंडरलाइन होगा। फेरेटिमा यानी अर्थवॉर्म की एक स्पीशीज भी लिख सकते हैं, फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। पी, ये आप पूरा फेरेटिमा भी लिख सकते हैं और सिर्फ पी भी लिख सकते हैं जीनस को। ठीक है, और अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा। फेरेटिमा का पी कैपिटल होगा और पोस्ट्यूमा का पी स्मॉल होगा, क्योंकि ये स्पीशीज है। तो हमने एक स्पीशी भी लिख ली। ठीक है, दूसरी एग्जांपल होती है बेटा इसकी निरीस, जो अभी आपने पढ़ी, और ये साइंटिफिक नेम है, इसको अंडरलाइन करेंगे, एन कैपिटल लिखेंगे। और तीसरी इसकी एग्जाम्पल होती है बेटा लीच। लीच कॉमन नेम है, आप अंडरलाइन मत करिए, चलेगा। लीच क्योंकि पैरासिटिक है, सीधे ब्लड को सक करता है, इसीलिए हम इसको ब्लड सकिंग लीच भी कहते हैं, ब्लड सकिंग लीच। और इसका साइंटिफिक नेम है हीरोडिनेरिया, ये हमने सीखा हुआ है। ब्लड में भी हमने इसका नाम लिया था एंटीकोगुलेंट के लिए, हीरोडिनेरिया। और हीरोडिनेरिया के एक स्पीशी जल्दी से याद दिला दो, हीरोडिनेरिया, आप एच लिख लो या पूरा हीरोडिनेरिया लिख लो, मेडिसिनालिस, हीरोडिनेरिया मेडिसिनालिस, और दोनों का अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। याद करिए हमने क्यों सीखा था, क्योंकि हमको हीरोडिनेरिया मेडिसिनालिस से हीरोडिन मिलता है, याद आया सबको। और हीरोडिन क्या करता है? एंटीकोएगुलेंट का काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने हीमोडायलिसिस में इसका यूज किया था, कि मान लो हीमोडायलिसिस करनी है, तो जैसे पेशेंट की आर्टरी से ब्लड निकालेंगे वैसे ही ब्लड जमने लग जाएगा बॉडी से बाहर निकलने पे, तो हमको उसमें एंटीकोएगुलेंट ऐड करना होता है, और कोई हेपारिन तो देगा नहीं हमको, तो हमने बाहर एक एंटीकोएगुलेंट है हीरोडिन, वो बनाया है, जो हमको हीरोडिनेरिया मेडिसिनालिस के सलाइवा में मिलता है। हमने बायोटेक्नोलॉजी से हीरोडिन का जीन डिकोड करके वो भी तैयार कर लिया है। ठीक है, तो लैब्स में हीरोडिन बनता है। चलिए, एनीवेज वो क्लास 12th में आएगा, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमने एक स्पीशीज यहाँ सीख ली ताकि 12th क्लास में आपको नाम दोबारा से रिवाइज होगा, रिपीट होगा। ठीक है, तो ये 3 हमने एग्जाम्पल्स करने हैं, अर्थवॉर्म, निरीस और लीच। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ कुछ अलग अलग बातें लिखते हैं। जैसे कि देखो, तुमने लीच में क्या पढ़ा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, जबकि निरीस में क्लोज, अर्थवॉर्म में क्लोज, यानी अर्थवॉर्म और निरीस में आप क्या बोल सकते हैं? कैपिलरी प्रेजेंट, लीच में कैपिलरी एब्सेंट। लीच में आप हीमोसील, हीमोलिम्फ वर्ड का यूज कर सकते हैं, पर निरीस में और अर्थवॉर्म में हीमोलिम्फ और हीमोसील वर्ड का यूज नहीं कर सकते। आपको चाहे, आपको ये सब अभी भी अच्छे से याद नहीं हुआ है, अगर आप 11th क्लास में हैं, फर्स्ट टाइम में पढ़ रहे हैं, तो आप इसको लिख भी सकते हैं दोबारा से टेबल में, ताकि आपको रिवाइज होता रहे। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा आते हैं बेटा कि इन तीनों में ये वाला पैरासिटिक है ना, ये वाला पैरासिटिक है, एंड दैट इज वाई इसके पास पैरासिटिक एडेप्टेशन के लिए सक्कर प्रेजेंट होता है। सक्कर प्रेजेंट होता है, याद है हुक्स एंड सक्कर्स पैरासिटिक एडेप्टेशन में थे। इनके पास कोई जरूरत ही नहीं है सक्कर्स की, ये फ्री लिविंग है, ये पैरासिटिक है ही नहीं। दीज आर फ्री लिविंग अर्थवॉर्म एंड निरीस। इनफैक्ट अर्थवॉर्म को तो आप सबको पता होगा, फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। क्या कहते हैं अर्थवॉर्म को? फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, किसानों का दोस्त है ये, फार्मर्स का फ्रेंड है। अभी थोड़ा सा सीखेंगे भी कैसे फार्मर्स का फ्रेंड है। ठीक है, तीसरा अभी आपने पैरापोडिया किया था कि निरीस के पास होता है क्योंकि ये पानी में रहता है, तो पैरापोडिया की जरूरत इसको है, इनको तो है ही नहीं। लीच को भी पैरापोडिया की जरूरत नहीं है, अर्थवॉर्म को भी पैरापोडिया की जरूरत नहीं। ठीक है, ये हो गया। जो पढ़ा है उसी को टेबल में भर रहे हैं, ताकि आपको एक ही फाइलम में
कुछ कुछ बातें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग हैं और वो इंपॉर्टेंट है, तो याद रहें। आप चाहें तो उसको टेबल के फॉर्म में, आप चाहें तो उसको 1 2 3 एग्जाम्पल्स लिखे उसके बारे में लिखना चाहे तो ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी ये सब अच्छे से याद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं टेबल बनाना, ठीक है, बट एंड टाइम में आपको रिविजन में ये हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि इन तीनों में रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सेस कैसे प्रेजेंट हैं। याद करो, मैंने जब आपको यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल पढ़ाया था तो बाइसेक्सुअल यानी दोनों सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट हैं, उसमें अर्थवर्म एग्जाम्पल बताई थी, ठीक है। तो अर्थवर्म बेटा क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, अर्थवर्म बाइसेक्सुअल होता है, जबकि निरीस यूनिसेक्सुअल होता है, निरीस यूनिसेक्सुअल होता है एंड लीच अगेन बाइसेक्सुअल होता है, लीच अगेन बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब मोनोशियस, बाइसेक्सुअल का दूसरा नाम मोनोशियस, तो लीच इज मोनोशियस, जबकि निरीस इज डायोशियस, जबकि अर्थवर्म इज अगेन मोनोशियस, और मोनोशियस को और क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। अब हमको सब कुछ नहीं लिख रहे हैं, वो आपको अच्छे से याद है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो अर्थवर्म एंड लीच आर मोनोशियस और बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट, जबकि निरीस इज यूनिसेक्सुअल और डायोशियस। बस यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। निरीस एंड एक्वेटिक फॉर्म, पहले तो ये पता चल रही है एक्वेटिक फॉर्म है, इज डायोशियस, यानी कि डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल यानी बेटा ये जो निरीस है उसमें मेल और फीमेल अलग अलग है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखा जाएगा। बट अर्थवर्म्स एंड लीचेस आर मोनोशियस और बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सब में। अब देखो, यानी कि बेटा आप सिर्फ निरीस में बोल सकते हो मेल एंड फीमेल आर सेपरेट एंड सो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज सीन, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज सीन, मेल अलग है और फीमेल अलग है, ठीक है, हो गया। ये निरीस के बारे में किया, ये लीच के बारे में किया, ये अर्थवर्म के बारे में किया, डन। अब अर्थवर्म के बारे में कुछ और भी स्पेशल बातें हैं, अर्थवर्म के बारे में कुछ और भी स्पेशल बातें वो भी कर लेते हैं। याद करिए हमने एक्सक्रीशन में सीखा था कि अर्थवर्म ऐसे तो यूरियोटेलिक होता है, क्या होता है, अर्थवर्म यूरियोटेलिक होता है, ठीक है, बट व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट देन इट इज अमोनोटेलिक। अर्थवर्म के पास अगर बहुत पानी होगा ना तो वो अमोनोटेलिक हो जाता है, व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। अर्थवर्म के पास बहुत पानी होगा तो वो अमोनोटेलिक हो जाता है, एल्स वो ऐसे क्या यूरियोटेलिक। आप बोलोगे मैम दोनों ऑप्शन दिया हो तो हम क्या टिक लगाएंगे, अगर लिखा ही नहीं है कि प्लेंटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट तो आप यूरियोटेलिक बताइए, यूरिया निकालेगा वो। अगर लिखा है प्लेंटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट देन आप अमोनोटेलिक लगाएंगे। ये हमने एक्सक्रीशन में सीखा था, उसको भी यहाँ भर लेते हैं। इनको फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, ठीक है, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं। फार्मर्स फ्रेंड क्यों कहते हैं इनको, बिकॉज ये बेटा मिट्टी को थोड़ा सा खोद के मिट्टी की मिक्सिंग कर देते हैं, तो जितने भी मिनरल्स नीचे दबे हुए होते हैं ना वो थोड़ा सा यूज्ड अप होते रहते हैं, ये आप सबको पता होगा। तो अगर बेटा हम अर्थवर्म की बात कर रहे हैं, मतलब हम एनालिडा की बात कर रहे हैं, और एनालिडा के पास तो स्केलेटन है ही नहीं, नोटोकॉर्ड नहीं है, तो वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम नहीं बना, इसकी बॉडी में हड्डियां ही नहीं है, तो ये कैसे ऐसा काम करता है, अपने बॉडी के एंटीरियर पार्ट से मिट्टी को खोदता कैसे है, ठीक है, ये आता है क्वेश्चन। ये ऐसा करता है क्योंकि ये एक फेक स्केलेटन तैयार कर लेता है। और ये एक फेक स्केलेटन कैसे तैयार करता है, ये एक फेक स्केलेटन तैयार करता है, फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं बिकॉज ऑफ बोरिंग ऑफ फील्ड या बोरिंग ऑफ सॉइल। कैसे करता है बेटा, एक फेक स्केलेटन तैयार करता है जिसको कहते हैं हाइड्रोलिक स्केलेटन। क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक स्केलेटन, ठीक है। हाइड्रो मतलब लिक्विड, कोई फ्लूइड होना चाहिए। इसके पास कौन सा फ्लूइड है, अपना सिलोमिक फ्लूइड है इसके पास, सिलोमिक फ्लूइड। इसके बॉडी फ्लूइड की बात कर रहे हैं। इसके बॉडी फ्लूइड ने क्या किया, इसका बॉडी फ्लूइड एकदम से एक जगह थोड़ा फोर्स से चला जाएगा और इसके बॉडी के एंटीरियर पार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग एक फेक स्केलेटन, वाटर से बना हुआ स्केलेटन तैयार कर देता है, जिससे ये काम ये कर पाता है। तो इसके पास हाइड्रोलिक स्केलेटन बनता है। ये हाइड्रोलिक स्केलेटन
सिलोमिक फ्लूइड के मूवमेंट की वजह से बनता है। ये सारी चीज़ें आप निरीस में मत लिख देना, ये फेरेटिमा में आएगी। यहाँ पर जगह खत्म हो गई थी इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। ये भी आप किसके बारे में पढ़ते हैं, अर्थवर्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो अर्थवर्म के बारे में क्या क्या सीखा, एक तो हाइड्रोलिक स्केलेटन सीखा, दूसरा यूरियोटेलिक वाली बात यहाँ पर दोबारा लिखिए। अर्थवर्म के बारे में देखो और क्या लिखना है, अर्थवर्म जो है बेटा उसमें आपको एक और चीज़ मिलेगी, क्लाइटेलम। क्या मिलेगा, क्लाइटेलम। एक मिलेगा बेटा टिफ्लोसोल। मेरे को ऐसा डाउट हो रहा है कि आप लोग सब गड़बड़ मत कर देना, मैं अलग पेज पर लिख देती हूँ, मिक्स नहीं करना आप। एक तो बेटा मिलेगा आपको अर्थवर्म, यहाँ फिर से लिखती हूँ, ठीक है। अर्थवर्म की जनरल बातें आपने करी, उसके अलावा मैंने आपको बताया अर्थवर्म में हाइड्रोलिक स्केलेटन के बारे में, हाइड्रोलिक स्केलेटन तैयार करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अर्थवर्म में गट पेरिस्टाल्सिस तो हो गई, जिसमें भी गट पेरिस्टाल्सिस पूछेगा आप बता सकते हैं। इसके अलावा अर्थवर्म में अपन ने किया हाँ यूरियोटेलिक एंड अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड अमोनोटेलिक वाली कंडीशन दोबारा से यहाँ पर आप अलग से लिख लीजिएगा। एंड देन आते हैं अर्थवर्म में बेटा एक क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। क्लाइटेलम ककून सिक्रीट करता है, ये ककून सिक्रीट करने में हेल्प करता है, मतलब ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अपन इतनी डिटेल कर नहीं रहे, एनसीईआरटी बेस्ड कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन में एक स्ट्रक्चर है क्लाइटेलम, वो हेल्प करता है। इसके अलावा बेटा एक टिफ्लोसोल भी होता है इनके पास, टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल, ये टिफ्लोसोल स्मॉल इंटेस्टाइन में लगा होता है और सरफेस एरिया को बढ़ाता है सो दैट एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड का ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, ठीक है। तो टिफ्लोसोल ध्यान रखेंगे, टिफ्लोसोल, क्लाइटेलम, अमोनोटेलिक, व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल, व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, ठीक है। और यूरियोटेलिक जनरल में। हाइड्रोलिक स्केलेटन किससे बनता है, सिलोमिक फ्लूइड से, सिलोमिक फ्लूइड से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अर्थवर्म के बारे में याद रखेंगे। अर्थवर्म इज फेरेटिमा, फेरेटिमा पोस्ट्यूमैकिस की स्पीशीज है। अर्थवर्म में आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सकर्स प्रेजेंट नहीं है, पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं है, बाइसेक्सुअल होता है, मोनोशियस होता है, यूरियोटेलिक अमोनोटेलिक हो सकता है, हाइड्रोलिक स्केलेटन प्रेजेंट होता है एंड क्लाइटेलम एंड टिफ्लोसोल प्रेजेंट होते हैं। क्लाइटेलियम रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, टिफ्लोसोल स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ाता है, हाइड्रोलिक स्केलेटन सिलोमिक फ्लूइड की वजह से बनता है, अमोनोटेलिक प्लेंटी ऑफ वाटर कंडीशन में होते हैं एंड इसके अलावा गट पेरिस्टाल्सिस भी पूछे तो आप बता सकते हैं, यस गट पेरिस्टाल्सिस तो होता ही है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो गट पेरिस्टाल्सिस तो होगा ही। किसकी हेल्प से होगा, मसल्स की हेल्प से होगा। कौन सी मसल्स हैं इनके पास, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हैं, उनकी ही हेल्प से ये भी होता है, ठीक है। गट पेरिस्टाल्सिस पूछे तो आपको भी बता सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द अर्थवर्म। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से इरेज कर देती हूँ सो दैट आप गलती से भी इसको निरीस में ना लिख लें। अरे रे, गलती से भी आप इसको निरीस में ना लिख लें। डन है, चलो। तो अर्थवर्म सीखा, निरीस सीखा, लीच सीखा। अब इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पर डायग्राम में क्या क्या बना हुआ है, एक तो पहला बना है बेटा निरीस, ये निरीस है। और देखो ये साइड में जो निकले हुए हैं ना, ये इनके पैरापोडिया है, ये इनके पैरापोडिया है और दिख रहा है ना साइड में निकले हुए हैं क्योंकि लेटरल अपेंडेजेस है, ठीक है। उसके बाद ये बना है बेटा हिरोडिनेरिया, हिरोडिनेरिया बना है मतलब ये लीच बनाया गया है, ठीक है, ब्लड सकिंग लीच। और देखो यहाँ पर नीचे शक्कर लगा हुआ है, इसमें शक्कर प्रेजेंट है क्योंकि ये पैरासिटिक होता है इसलिए शक्कर है। ये साइड में इसमें पैरापोडिया दिख रहा है, यहाँ पर हमको एग्जाम्पल में निरीस और हिरोडिनेरिया दिखाया गया है, ठीक है। सो द डायग्राम्स ऑफ एनसीईआरटी इज डन। ये अच्छी सी टेबल तैयार कर लेंगे, ये आपको हेल्प करेगी, ठीक है। उसके अलावा अर्थवर्म मैंने अलग से लिख दिया, आप उसी टेबल में कंटिन्यू कर लेना है ना। एंड देन एनसीईआरटी का कंटेक्स्ट एंड द एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ठीक है। आई होप एनालिडा इज क्लियर। थोड़ा सा फाइलम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसमें आप इसको अच्छे से याद करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, आपको हेल्प होगी, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर बेटा नेक्स्ट फाइलम के साथ, दैट इज आर्थ्रोपोडा। थैंक यू सो मच।